नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की दूसरी बायो क्लासेस में। और आज हम परपरागण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन वायु, जल और जंतु, तीन प्रकार के साधन होते हैं। तीन प्रकार के साधन पॉलिनेशन की क्रिया में हेल्प करते हैं। एक तो होता है ये वायु परागण, जल परागण, जल और जंतु। तो ये तीन हैं जो तीन साधन हैं जिनके द्वारा परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। वायु और जल जैविक अजैविक कारक होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? वायु और जल। लेकिन जंतु जो होता है, जंतु परागण के जैविक कारक होते हैं, लिविंग फैक्टर होते हैं या बायोटिक फैक्टर होते हैं। इनके आधार पर परागकण तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात वायु, जल और जंतु के आधार पर परागण की क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो होता है वायु परागण, जिसे एनिमोफिली कहते हैं। दूसरा होता है जल परागण, जिन्हें हाइड्रोफिली कहते हैं। और तीसरा होता है जंतु परागण, जिसे जूफिली कहते हैं। अब पहला पढ़ते हैं वायु परागण, जो कि एक कैसा है? अजैविक कारक है, नॉन लिविंग कारक है, एबायोटिक फैक्टर है। वायु परागण एनिमोफिली जिसे कहते हैं, किसके द्वारा होता है? वायु के कारण होता है। तो पुष्पों में वायु के द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं या एनिमोफिली कहते हैं। और पुष्पों को वायु परागित पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है, क्या कहलाएंगे? वायु परागित पुष्प कहलाते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं। वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, मतलब जो विशेषताएं हैं इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो दो बातें तो इसमें हमने सीख ली कि वायु परागण जो होता है, परपरागण की क्रिया जिसमें वायु द्वारा होता है, वो वायु परागण कहलाता है, एनिमोफिलस कहलाता है। और ऐसे पुष्पों को हम वायु परागित पुष्प कहते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। अब जो विशेषता है, पहली विशेषता है आकर्षणहीन पुष्प। आकर्षणहीन पुष्प अर्थात इसमें आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती। वायु परागित पुष्प छोटे और आकर्षण रहित होते हैं, ये मेन बात हो गई। अर्थात ये ना तो चमकीले होते हैं, ना ये चमकीले रंग के होते हैं, और ना ही इनमें कोई गंध होती है और ना ही इनमें कोई मकरंद होता है। ठीक है, तो इसमें ना तो चमकीला रंग होता है, ना ही कोई गंध होती है और ना ही कोई मकरंद होता है। इस कारण ये कैसे होते हैं? छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। ये पहला इसका करैक्टर हो गया। अब दूसरा करैक्टर देखते हैं। दूसरा करैक्टर है एकलिंगी पुष्प होना। एकलिंगी पुष्प में क्या होता है कि वायु परागित पुष्प प्रायः एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, वो कैसे होते हैं? वायु परागित पौधे होते हैं, क्योंकि उसमें वायु द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है एक पुष्प से। ये या तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर लगे होते हैं, जैसे कि मक्का में पत्तियों वाला जो भाग होता है उसके ऊपर, ठीक ऊपर फ्लावर पाया जाता है, उपस्थित होता है एकलिंगी फ्लावर, जैसे कि मक्का में होता है। और फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं। नई पत्तियां खिलें उससे पहले ही फूल खिल जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। उसके बाद नई पत्तियां खिलती हैं, जैसे पॉपुलर में होता है। पॉपुलर का उदाहरण है, जिसमें नई पत्तियां खिलती हैं, उससे पहले फ्लावर खिल जाता है और फूल खिल जाता है और परागण की क्रिया हो जाती है। और मक्का में कैसा होता है? मक्का में पत्तियों वाले जो भाग होता है उसके ठीक ऊपर फ्लावर होता है और वायु द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा है अल्प विकसित बाह्यदल तथा दल। अल्प विकसित मतलब जिनमें विकास जो कम विकसित हुए हों, कम बने हों। बाह्यदल कम बने हों और दल कम बने हों। बाह्यदल और दल या तो होते ही नहीं हैं, पहली बात, या तो होते ही नहीं हैं, होते होंगे तो फिर बहुत छोटे छोटे होते होंगे किसी में, जिससे ये परागकणों के लिए वर्तिकाग्र तक पहुँचने में रुकावट ना बन सके। जिससे क्या होता है कि बाह्यदल और दल जब छोटे होंगे या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये वर्तिकाग्र तक, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने में बीच में ये रुकावट नहीं बन सकती हैं। ठीक है, इसलिए अल्प विकसित बाह्यदल होते हैं
और दल भी अल्प विकसित होते हैं इसमें। चौथा ये है कि पराग कणों की अधिक मात्रा, वायु परागण के लिए क्या है, पराग कणों की अधिक मात्रा होनी चाहिए। प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं क्योंकि वायु के झोंकों के साथ पराग कणों की अधिकांश मात्रा इधर उधर गिरकर नष्ट हो जाती है। तो जब वायु द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो क्या होगा कि हवा में उड़कर जमीन पर इधर उधर परागण गिर जाएंगे और कुछ ही परागण होंगे जो वर्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं। तो फिर थोड़े ही परागण की क्रिया में भाग ले पाते हैं जो वर्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं, और जो नष्ट हो जाते हैं अधिकतर परागकण नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पराग कणों की अधिक मात्रा होनी चाहिए। जैसे मक्का में और रूमेक्स में का एक पौधा लगभग 2 करोड़ से 40 करोड़ परागकण उत्पन्न करता है। कितना उत्पन्न करता है, 2 करोड़ से लेकर 40 करोड़ परागकण उत्पन्न करता है रूमेक्स और मक्का का पौधा, एक पौधा। 5वां नंबर आता है, 5वां जो करैक्टर है वायु परागित पुष्पों का, परागकण छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं। तो 5वां हो गया परागकण पोलन ग्रेन्स छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और हल्के होते हैं। तो गीले होंगे तो ये भारी आएंगे, हवा में उड़ नहीं पाएंगे, इसे शुष्क होते हैं। हल्के होते हैं जिससे दूर तक उड़ सकें, थोड़ी सी हल्की सी हवा चले और दूर तक उड़ सकें। छोटे होते हैं जिससे कि आसानी से दूर तक उड़ सकें, होते हैं जिससे ये वायु में आसानी से उड़ सकें, इसलिए ये छोटे होते हैं और सूखे होते हैं और हल्के होते हैं। कुछ पुष्पों में जैसे कि चीड़ में परागकण कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, पंख युक्त होते हैं। जिसमें चीड़ में तो चीड़ के जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं। ये परागकण है जैसे कि मान लीजिए तो इसमें पंख लगे होंगे इस तरह के, ठीक है, ये पंख होते हैं इनके। तो परागकण जो है पंख के द्वारा ही हवा में उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों में बुढ़िया के बाल उड़ते हुए दिखते हैं, तो वो बुढ़िया के बाल में क्या होता है, बीज होता है, वो बीज का प्रकीर्णन होता है, बीज होता है, और बीज के चारों तरफ ऐसे ऐसे रोम होते हैं। ये रोम क्या करते हैं कि जैसे ही हवा चलती है तो हवा के कारण, ये रोम होने के कारण हवा लगते ही दूर की तरफ उड़ जाता है बीज। तो वो बीज का है, यहाँ पर परागकणों की बात हो रही है। तो चीड़ का जो पौधा होता है, पाइनस का जो पेड़ होता है चीड़ का, उसमें जो परागकण होते हैं वो पंख युक्त होते हैं। अगला है छठा, लंबे पुंकेसर पुंतंतु, मतलब पुंकेसर की लंबाई अधिक होती है इसमें। पुंकेसर के पुंतंतु प्रायः लंबे और पतले होते हैं। तो पुंकेसर जानते हो कैसे होते हैं, ये एंथर है और एंथर के नीचे ये पुंतंतु है। तो ये पुंतंतु वाला जो भाग है ये लंबा होता है इसमें, ठीक है। पुंतंतु लंबे और पतले होते हैं। पुष्प के बाहर निकलते रहते हैं। पुष्प से जो पुष्प होता है उससे बाहर की तरफ निकले रहते हैं, जैसे कि जब वायु का झोंका आए तो पराग कोशों से परागकण आसानी से निकलकर हवा में उड़ जाएं। जैसे कि पॉपुलर इसका उदाहरण है। जैसे कि पॉपुलर इसका उदाहरण है, पॉपुलर में ऐसा होता है। अगला उदाहरण है मुक्तदोली परागकोश। मुक्तदोली परागकोश कैसे होते हैं, जो घास या ताड़ का जो पेड़ होता है आदि में पुष्पों के परागकण अपने पुंतंतु पर झूलते रहते हैं। जैसे कि ये पुंतंतु है और पुंतंतु पर ये परागकोश है, तो ये इस पर बहुत ही छोटी सी जगह पर चिपका हुआ होगा, जिससे कि ये हिलता डुलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, तो मुक्तदोली होता है। पुष्प बाहर निकल मुक्तदोली होता है, परागकण पुंतंतुओं पर झूलते रहते हैं, अर्थात परागकोश का निवेशन मुक्तदोली वर्सटाइल प्रकार का होता है, जिससे ये वायु में आसानी से झूल सकें, ठीक है। तो ये मुक्तदोली होने का वायु में झूलते रहते हैं, और झूलते रहते हैं तो अपने ये परागकणों को छिटकते रहते हैं, दाएं बाएं अपने छिटकते रहेंगे। ये मुक्तदोली होते हैं और दाएं बाएं अपने परागकणों को छिटकते रहेंगे, और छिटकने से क्या है कि ये हवा में उड़ जाएगा, हवा में परागकण उड़ जाएंगे आसानी से। 8वां है लंबा वर्तिकाग्र। जो वर्तिकाग्र होता है वो लंबा हो, वर्तिका और ये वर्तिकाग्र जो लंबा हो, वर्तिकाग्र लंबा होने पर क्या है
कि आसानी से वायु में उड़ते हुए परागकणों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इन पुष्पों में वर्तिकाग्र लंबा होता है और पुष्प बाहर निकला रहा होता है। वर्तिकाग्र कैसा होता है? लंबा होता है और पुष्प बाहर की तरफ निकला होता है। परागकणों को उलझाने के लिए वर्तिकाग्र पर रोम युक्त होता है। जैसे मक्का में हमने देखा होगा कि जो वर्तिकाग्र होता है उस पर रोम पाए जाते हैं, या चिपचिपा भी होता है। पॉपुलर में चिपचिपा होता है और मक्का में रोम युक्त होता है। जो वर्तिकाग्र होगा वो कैसा होगा? जो वर्तिकाग्र होगा वो, ये वर्तिकाग्र है तो ये रोम युक्त होगा। किसमें? मक्का में। और चिपचिपा किस में होता है? ये वहाँ चिपचिपा होगा। किस में होगा ये होगा पॉपुलर में। अब आते हैं जल परागण पर। तो इस प्रकार हमने वायु परागण के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ दिया कि इसमें कौन कौन से लक्षण हो गए। एक तो आकर्षणहीन पुष्प हो गए, और एकलिंगी पुष्प होते हैं, अल्पविकसित बाह्य दल और दल होते हैं, परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है, परागकण छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं, लंबे पुंकेसर पुंतंतु लंबे होते हैं, मुक्तदोली परागकोश होते हैं, और लंबा वर्तिकाग्र होता है इनका। अब आते हैं जल परागण पर। हाइड्रोफिली। जल परागण किस प्रकार का है? जल परागण हमने बताया था किस प्रकार का कारक है। ये अजैविक कारक है, एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर है। जल परागण केवल जलीय पौधों में ही संपन्न होता है। एक तो मेन बात क्या हो गई कि जल परागण है तो जलीय पौधों में ही संपन्न होगा। दो प्रकार से होता है जल परागण। तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जल में डूबे रहते हैं अंदर, और एक जो जल के ऊपर तक रहते हैं, सतह तक आ जाते हैं। तो इसी प्रकार दो प्रकार का परागण होता है। एक तो अधोजल परागण होता है और एक अधिजल परागण होता है। अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अधोजल परागण। और अधिजल परागण को कहते हैं एपहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली या अधोजल परागण में क्या है कि इसमें परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। कहाँ होती है? जल के भीतर। जैसे सेरेटोफिल्लम में जल के भीतर क्रिया होती है परागण की क्रिया। जूस्टेरा में परागण सुई के आकार के, निडल के आकार के होते हैं और 250 माइक्रोन लंबे होते हैं। वर्तिकाग्र भी लंबा खुला होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? लंबा खुला हुआ होता है, जिससे कि आसानी से जब परागण की क्रिया हो, परागकण पोलन ग्रेन्स जब उनके पास आए तो आसानी से वर्तिकाग्र पर उलझ जाएं, लपेट जाएं। तो परागकण पानी में तैरते रह जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। परागकण पोलन ग्रेन्स जैसे ही वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र कुंडलित होकर इनको अपने चारों ओर लपेट जाता है। तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है? कुंडलित होकर इसके चारों ओर लिपट जाती है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र पर लिपट जाएगा। क्या चीज लिपट जाएगा? निडल सुई के समान 250 माइक्रोन लंबा परागकण, जूस्टेरा का जो परागकण जा रहा है तैरता हुआ, उसके वो किसके ऊपर लिपट जाएगा? वर्तिकाग्र पर लिपट जाएगा। अब आता है दूसरा अधिजल परागण, एपहाइड्रोफिली। परागण की सतह पर होता है। ये परागण कैसा होता है? जल की सतह पर। जैसे कि हाइड्रिला का नाम आप बच्चों ने बहुत सुना होगा। हाइड्रिला का जो पौधा होता है जलीय पौधा होता है। हाइड्रिला और बैलिसनेरिया का पौधा भी जलीय पौधा होता है। आदि ऐसे एकलिंगी जल निमग्न पौधे हैं, मतलब जल के अंदर रह पाए जाते हैं। ये एकलिंगी होते हैं और जल के अंदर होते हैं, जल निमग्न पौधे होते हैं। इनमें पुष्प जल के भीतर बनते हैं। ठीक है, तो पुष्प कहाँ बनेंगे? ये जल के भीतर बनेंगे। नर पुष्प विकसित होकर पौधे से अलग होकर सतह पर आ जाते हैं। नर पुष्प जो होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये पौधा है और पौधे से ये पुष्प है, तो ये पुष्प जो है और ये सतह है, तो ये सतह जब पुष्प बन जाते हैं तो ये पुष्प अलग हो जाते हैं इससे और यहाँ पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार सतह पर आ जाते हैं और सतह पर तैरने लगते हैं। और तैरते हुए कहाँ जाएंगे? मादा पुष्प जो पूर्ण विकसित होकर होते हैं, व्रंत लंबा होता है। इनका जो व्रंत होता है, जैसे ये सतह है और ये मादा पुष्प है, तो मादा पुष्प का जो व्रंत होगा वो कैसा होगा? वो लंबा होगा, और लंबा हो गया जो ऊपर सतह तक वर्तिकाग्र इसके ऊपर तक पहुंच जाएगी। फीमेल फ्लावर जो होगा, या वो मेल फ्लावर जो होता है, इसमें जो फूल होते हैं वो फूल अलग होकर ऊपर पहुंच जाते हैं सतह पर, और ये चलते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर ये अपने परागकणों को छिड़क देते हैं, इनके ऊपर टक्कर होने से इनके ऊपर परागकणों को छिड़क देते हैं। तो इस प्रकार जो होता है कि इसमें पुष्प जल के भीतर बनते हैं। नर पुष्प विकसित होकर पौधों से अलग होकर सतह पर आ जाते हैं। मादा पुष्प पूर्ण विकसित होते ही जल व्रंत लंबा होता है और सतह पर पहुंच जाता है। तैरते हुए नर पुष्पों से परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। तो जो परागण की क्रिया किस पर होती है? तैरते हुए पौधों से जल की सतह पर होती है। तैरते हुए नर पुष्पों से जल की सतह पर परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जल परागत पुष्पों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, तो पहली विशेषता कौन सी है? ये जल परागत पुष्प वायु परागत पुष्पों की भांति छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंद रहित होते हैं। तो छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और मकरंद रहित होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? ये परागकण हल्के होते हैं। कैसे होंगे पोलन गैस? हल्के होंगे, जिससे ये पानी की सतह पर आसानी से तैर सकें। और इसके अतिरिक्त इनके चारों ओर श्लेष्म जैसा पदार्थ पाया जाता है। किसका पदार्थ पाया जाता है? श्लेष्म जैसा पदार्थ पाया जाता है। श्लेष्म जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसके आवरण से क्या होता है कि ये पानी में सड़ते नहीं हैं, पानी में खराब नहीं होते और सड़ने से बच जाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ लेयर होती है श्लेष्म की। तो इसमें कौन से लक्षण हो गए, विशेषताएं हो गई? एक तो ये छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद रहित होते हैं, हल्के होते हैं और इनके चारों तरफ श्लेष्म की आवरण पाया जाता है। और दूसरी बात कि जल परागण दो प्रकार का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली और एपहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है? सेरेटोफिल्लम और जूस्टेरा। और एपहाइड्रोफिली अर्थात अजल परागण का जो उदाहरण है वो हाइड्रिला है और बेलिस्नेरिया है। हाइड्रिला और बेलिस्नेरिया है। अब आते हैं जंतु पर परागण पर। जंतु पर परागण जूफिली कहते हैं इसे, अर्थात ये परागण जो है जंतुओं द्वारा होता है। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले पर परागण को जंतु परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण साधारणतः कीड़ों द्वारा होते हैं, पक्षियों द्वारा होते हैं, चमगादड़ों द्वारा होते हैं और घोंघों द्वारा होते हैं। इस प्रकार ये कीड़ों द्वारा होते हैं तो कीट परागण कहलाते हैं, एंटोमोफिली कहलाते हैं। पक्षी परागण जो होते हैं वो ऑर्निथोफिली कहलाते हैं। घोंघा द्वारा होने वाले परागण को घोंघा परागण या मेलेकोफिली कहते हैं। चींटी द्वारा होने वाले चींटी परागण को मिर्मेकोफिली कहते हैं। और चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को चमगादड़ परागण या चिरोप्टेरा फिल्ली कहते हैं। टेरोफिल्ली कहते हैं। ठीक है। कीट परागण। अब कीट परागण के बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कीट जैसे बीटल, ततैया, मधुमक्खी, तितली, बिना उड़ने वाले कीट, शलभ जोड़ने वाले कीट होते हैं, रात में आते हैं, रॉड पर या लाइट पर आ जाते हैं, शलभ कहलाते हैं। आदि जो कीट होते हैं इनके द्वारा भी पर परागण होता है। तो इनके द्वारा कैसा परागण होगा? कीट परागण एंटोमोफिली होगा। कुछ कीट दिन में खिलने वाले पुष्पों पर जाते हैं, जैसे कि तितली, ततैया और मक्खी। ये जो होते हैं ये दिन में खिलने वाले पौधों पर जाते हैं, फूलों पर जाते हैं आदि। परंतु अन्य कीट जो होते हैं रात में खिलने वाले पुष्पों पर जाते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प भी होते हैं जिन पर कीट जाते हैं, जैसे कि मौत को हिंदी में क्या कहते हैं? शलभ। मौत को हिंदी में क्या कहते हैं? शलभ।
लगभग 80% कीट परागण मक्खियों और मधुमक्खियों द्वारा होता है। 80% जो कीट परागण पेपर में अगर आता है 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है, तो मधुमक्खियों द्वारा और मधुमक्खियों और मक्खियों द्वारा होता है। अब पढ़ते हैं कीट परागित पुष्पों में होने वाले अनुकूलन कौन कौन से इसकी विशेषताएं होती हैं। कीट परागित पुष्पों की विशेषता नंबर 1 है रंग। कीट परागित पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग के होते हैं। जी विशेष बात है कि ये कैसे होते हैं, कीट परागित पुष्प चमकीले रंग के होते हैं। कभी कभी ये दल और परिदल के साथ साथ सहपत्र, बाह्यदल और पुंकेसर तक भी रंगीन हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, दल भी रंगीन हो जाते हैं, परिदल भी रंगीन हो जाते हैं, सहपत्र भी रंगीन हो जाते हैं, बाह्यदल रंगीन हो जाते हैं और पुंकेसर तक भी रंगीन हो जाते हैं। ऐसे भी इतने अधिक रंगीन हो सकते हैं। रात्रि में खिलने वाले पुष्प हमेशा कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे, को जिससे कि वो रात में अंधेरे में सफ़ेद रंग आसानी से दिख जाता है, इसलिए ये पुष्प रात में खिलने वाले सफ़ेद होते हैं। जैसे चंपा चमेली के फूल तुमने देखे होंगे सफ़ेद रंग के होते हैं, ताकि रात्रि में कीटों को आकर्षित कर सकें, उन्हें आसानी से दिख जाएं और आकर्षित कर सकें। और इनमें खुशबू भी बहुत अधिक होती है, जिससे खुशबू को पहचान कर कीट इनके ऊपर इनके पास ले जाएं। इसके बाद आता है सुगंध। इसके बाद आता है सुगंध। दूसरा हेडिंग है, दूसरा करैक्टर है इसका सुगंध। रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में तेज सुगंध होती है, तुमने देखा होगा बहुत तेज, चंपा चमेली में कितना सुगंध तेज होती है और दूर से कीटों को आकर्षित करती है। रात की रानी जैसे कि सेस्ट्रम, हरसिंगार में भी खुशबू होती है। निक्टेंथिस जिसे कहते हैं, हरसिंगार को निक्टेंथिस कहते हैं, रात की रानी को सेस्ट्रम कहते हैं, बेला जैस्मिन कहते हैं, बेला, चंपा, चमेली, माती, ये सब कैसे होते हैं, खुशबूदार पौधे होते हैं, रात में खिलते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और कीटों को आकर्षित करने के लिए इनमें खुशबू पाई जाती है, मकरंद पाया जाता है। कुछ पौधों से निकलने वाली गंध हमारे लिए असह्य होती है, किंतु कुछ कीटों के लिए बहुत पसंद होती है। जैसे रेफ्लेशिया की गंध को हम क्या नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, बहुत ही गंदी स्मेल आती है, मीठ जैसी इसमें स्मेल आती है। लेकिन क्या है, रेफ्लेशिया के जो पौधा होता है इसमें मीठ जैसी गंध आती है, सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है, इसमें कुछ पौधे निकली सड़े मांस जैसी गंध आती है। काली एरम से मनुष्य के मल जैसी, जैसे मनुष्य का मल होता है उससे गंध आती है, ऐसी काली एरम से गंध आती है। इसे हम सूंघ नहीं सकते, लेकिन कुछ कीड़े होते हैं, इनके ऊपर मक्खियाँ होती हैं जो इनके ऊपर जाती हैं और इन बदबू के कारण ही इनके ऊपर जाती हैं और परागण क्रिया को संपन्न करती हैं, जो विभिन्न प्रकार के शवभोजी या मलभोजी मक्खियों को आकर्षित करती हैं। ये किसको आकर्षित करती हैं, मक्खियों को। शवभोजी और मलभोजी मक्खियों को आकर्षित करते हैं। शवभोजी मक्खियाँ कहाँ जाएंगी, रेफ्लेशिया पर। मलभोजी मक्खियाँ कहाँ जाएंगी, काली एरम पर। इसके बाद आता है मकरंद। नेक्टर। मकरंद पुष्पों में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियों से बनता है। तो मकरंद की ग्रंथियाँ होती हैं पुष्पों में, जिससे मकरंद बनता है। इन ग्रंथियों को मकरंद कोश कहते हैं या नेक्टरी कहते हैं। ये कीटों, विशेषकर तितलियों और मक्खियों को आकर्षित करते हैं। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ जो होती हैं मकरंद के कारण ही फूलों पर बैठती हैं और मकरंद ग्रहण करती हैं और मकरंद के चक्कर में ही परागकण इनकी टांगों में चिपक जाते हैं और फिर जब दूसरी फीमेल फ्लावर में बैठती हैं तो वहाँ वर्तिकाग्र पर परागकण उनकी टांगों से वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न होती है। कीट मकरंद भोजन के लिए पुष्प पर आते हैं और अनजाने में ही परागण इनके पैरों और पंखों में चिपक जाते हैं। तो परागकण कहाँ चिपकते हैं, पैरों में और पंखों में। दूसरे पुष्प, अरे यार ये घूमता बहुत है। दूसरे पुष्प पर जाने से परागण की क्रिया हो जाती है। यह एक प्रकार से सहजीवन की क्रिया है। कुछ पादप तो केवल विशेष प्रकार के कीट द्वारा ही परागित हो सकते हैं, अन्यथा परागण संभव नहीं होता।
कुछ ऐसे होते हैं कि जब विशेष प्रकार के कीड़े ही चाहिए उन्हें, वरना परागण संभव नहीं होगा। परागकण, अब पोलन ग्रेन्स के बारे में समझ लीजिए कि परागकण की संख्या कम होती है तथा चिपचिपे कैसे होंगे, चिपचिपे होंगे जिससे कि आसानी से टांगों पर और पंखों पर चिपक सकें। शल्य में स्पाइनी या शल्य में होंगे। स्पाइनी होने के कारण क्या है, कांटेदार होंगे तो आसानी से ये पंखों में भुक जाएंगे और पंखों में स्पाइनी होने के कारण पंखों में चिपक जाएंगे और पंखों के साथ साथ ये दूसरे पौधों तक, दूसरे फूलों तक पहुंच जाएंगे, जिससे ये कीड़ों के शरीर पर और आसानी से चिपक जाते हैं और बहुत से कीटों के लिए परागण एक उत्तम भोजन है। बहुत से कीट क्या काम करते हैं कि परागण को खा जाते हैं, वो भोजन करते हैं। पीली कटेली और पोस्त, आलू आदि के पुष्पों में मकरंद का अभाव होता है, लेकिन परागकण अधिक संख्या में पैदा होता है क्योंकि कुछ कीटों के लिए ये भोजन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, पीली कटेली, पोस्त और आलू के जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद नहीं होता, लेकिन उनमें परागकण अधिक संख्या में होते हैं और अधिक संख्या में होने के कारण उनको ये कीट क्या करते हैं, खाते हैं और खाने की वजह से ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका भोजन हो जाता है। जब भोजन करने के कारण ये उनके पेट में चले जाते हैं, जब ये दूसरी जगह करते हैं तो परागकण बाहर निकल जाते हैं। पुष्पों का आकार, कीट परागित पुष्प बड़े और भड़कीले रंगों वाले होते हैं। बड़े बड़े होंगे परागित पुष्प कैसे होते हैं, बड़े बड़े और भड़कीले रंग वाले, जिससे कि चटक रंग वाले होते हैं, जिससे कि कीड़े इनके ऊपर या मक्खियाँ के पास आकर्षित हो जाएं। छोटे पुष्प आकर्षक गुच्छों या पुष्पक्रमों में लगे होते हैं। अगर पुष्प छोटे हैं तो वो आकर्षित गुच्छों में लगे होंगे, जिससे कि बहुत सारे गुच्छों में बहुत सारे फूल दिखाई दें ताकि कीटों को दूर से दिखाई दे जाएं। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित होता है। तो वर्तिकाग्र कहाँ पर होगा, दलपुंज के भीतर, कोरोला के भीतर स्थित होगा, जिससे कि दलपुंज के पास जाने के लिए वर्तिकाग्र के पास जाने के लिए कीड़े उसमें अंदर तक जाएंगे तो जो परागकण होंगे वो वर्तिकाग्र तक चिपक जाएंगे। ये चिपचिपा व खुरदरा होता है, जिससे कि परागकण इसकी सतह पर आसानी से चिपक जाते हैं। तो वर्तिकाग्र कैसा होता है, चिपचिपा और खुरदरा होता है, जिससे कि इस पर परागकण आसानी से चिपक जाएं। ठीक है, तो ये कीट परागण कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो परागण है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इस समय हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो हमने अभी तक ये चार्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि यंग स्पोरोफाइट फ्लावर है, ये यंग स्पोरोफाइट, ये जो है यंग स्पोरोफाइट है। फ्लावर 2n द्विगुणित है, इससे फूल खिला, द्विगुणित फूल फ्लावर खिल गया। इसमें परागकण, ये क्या चीज़ है, पीले रंग के एंथर हैं, परागकोश हैं और ये क्या चीज़ है बीच में, ये हरे रंग का, ये वर्तिकाग्र है। ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ये एंथर है और ये वर्तिकाग्र है। तो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो ये क्या चीज़ हो गया, पूरा जायांग हो गया। इसके बाद इसमें क्या बनता है, पहले पुंकेसर को ले लेते हैं। पुंकेसर में क्या है, ये परागकोश है, ये परागकोश है और ये पुंतंतु है। परागकोश के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राइड मतलब माइक्रोस्पोर चतुष्क बनता है और इसमें 3 नष्ट हो जाती हैं और 1 बचती है और 1 से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स निर्माण होता है। ये हमने पहले इसमें बताया था, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या होता है पोलन ग्रेन्स में, कि इसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है।
वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ चलता है, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस पीछे की तरफ चलता है, और पोलन ट्यूब में ये दोनों आ जाते हैं। जब ये जर्मिनेट करने, जब ये कहाँ पर पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं, तब अंडाशय में पहुँचने से पहले पहले जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भागों में विभाजित हो जाता है, दोनों नर युग्मक नर बनते हैं। स्पर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, तो स्पर्म की जगह पर वहाँ क्या बनते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्म कह लें या फिर नर मेल गैमीट कह लें, मेल गैमीट बनती हैं। और जब ये एंट्री करते हैं, भ्रूणकोश में एंट्री करते हैं, पोलन ट्यूब एंट्री करती है, तब क्या होता है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है और केवल जर्मिनेटिव ट्यूब केवल मेल गैमीट जो हैं 2 वो रह जाते हैं और वही के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल का। अब फीमेल का देख लो। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, तो ओव्यूल में क्या हुआ, ओव्यूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, न्यूसेल्स पढ़ा था। न्यूसेल होता है मेगास्पोरोसाइट होती है, और ये माइक्रोपाइल जो क्षेत्र नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोपाइल होता है। मेगास्पोरोसाइट से क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनेंगे। एक में 3 नष्ट हो जाएंगे और एक बचेगा, 3 नष्ट हो जाएंगे और एक बचेगा। जो एक बचेगा उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक बनेगा और एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियाई वाला होता है। 8 न्यूक्लियाई होंगे, 3 ऊपर की एंटीपोडल न्यूक्लियाई बनाई होंगी और नीचे की तरफ एक एक्स न्यूक्लियाई होगी और 2 सिनर्जिक न्यूक्लियाई होंगी और बीच में 2 न्यूक्लियाई होंगी जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सेल कितनी हो गई, एंटीपोडल सेल हो गई 3, एक एग सेल हो गई, 2 सिनर्जिक सेल हो गई और एक पोलर सेल हो गई, और पोलर सेल में 2 न्यूक्लियाई होती हैं। इस प्रकार जब पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर भ्रूणकोश के अंदर जब एंट्री करती है, तो ये 2 मेल गैमीट इसके अंदर पहुंच जाते हैं। एक मेल गैमीट जो है वो तो पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइंड हो जाता है और वहाँ कंबाइंड हो जाता है, और एक जो है वो एक्स सेल के साथ कंबाइंड हो जाता है। जो एक्स सेल के साथ मेल गैमीट कंबाइंड होता है उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसी से फिर नया, और जाइगोट से ही भ्रूण बनता है और भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होता है। से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस आपको मैंने समझा दी आज। तो इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। और कीट परागण आज पढ़ा दिया है। कीट परागण के बाद आगे के जो परागण रह गए बचे हैं वो उनके बारे में और नेक्स्ट सेशन में पढ़ा देंगे। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया वो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। और जो लाइव क्लासेस हैं वो मैं जल्दी शुरू कर दूँगा, जल्द ही मैं शुरू करूँगा। और जो मेरे पास जो लाइव क्लास करना चाहते हैं वो सभी